नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज फोकस। चलिए पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। चीन बना ग्रीन हाइड्रोजन का सुपर पावर। चीन का पहाड़ी गांव बन रहा है टूरिस्ट हॉटस्पॉट। रोम का मेट्रो स्टेशन बनेगा जमीन के नीचे का म्यूजियम। अब समाचार विस्तार से। चीन ने ग्रीन हाइड्रोजन के मामलों में बाकी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। अकेले चीन की क्षमता दुनिया की कुल क्षमता का आधा पार कर चुकी है। अभी देश हर साल करीब 2.2 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बना रहा है। चीन का लक्ष्य अगले 5 साल में इंडस्ट्रियल स्केल ब्रेक थ्रू लाना है। निंगशा हुई स्वायत्त प्रदेश का निंगतोंग प्रोजेक्ट तो 11 मिलियन क्यूबिक मीटर हाइड्रोजन दे चुका है, जिससे 20,000 टन कार्बन कम हुआ। सरकार की नीतियों और तेज टेक्नोलॉजी की वजह से हाइड्रोजन की लागत भी काफी कम हो गई है। चीन 2030 तक हाइड्रोजन सप्लाई को बड़े पैमाने पर क्लीन एनर्जी में बदलना चाहता है। आने वाले वर्षों में 100 मेगावाट की हाइड्रोजन क्षमता का टारगेट रखा गया है। चीन के एआई टॉयज ने ग्लोबल मार्केट में तहलका मचा दिया है। स्पेन से रूस तक के व्यापारी इसका ऑर्डर दे रहे हैं, क्योंकि ये खिलौने न सिर्फ स्मार्ट है बल्कि बेहद सस्ते भी हैं। जहां अन्य देशों में ऐसे खिलौनों की कीमत $400 तक है, वहीं चीन के इन्हें $40 से $50 में बना रहा है। एआई रोबोट्स, डॉग्स, चैटबॉट डॉल्स, स्मार्ट कैंपियन टॉयज बच्चों और बड़े दोनों को लुभा रहे हैं। चीन के उन्नत एआई मॉडल्स और सस्ती हार्डवेयर तकनीक से ये इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है। अनुमान है कि 2033 तक ग्लोबल एआई टॉय मार्केट $60 अरब तक पहुंच जाएगा। खिलौनों के इस स्मार्ट अवतार से चीन ने एक बार फिर इनोवेशन में बाजी मारी है। चीन के हुनान प्रांत का चोंगचाई गांव अब फार्मिंग और आर्ट टूरिज्म के लिए चर्चित हो गया है। यहां आने वाले सैलानी खेती बाड़ी का अनुभव लेते हैं और म्याओ जनजाति के पारंपरिक डांस और एम्ब्रॉयडरी का आनंद उठाते हैं। गांव की महिलाएं खुद सिखाती हैं कि म्याओ कढ़ाई के पैटर्न कैसे बनाए जाते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल गार्डन भूल भुलैया में बच्चे और बड़ी उम्र के लोग दोनों मस्ती करते हैं। स्थानीय पकवान जैसे चिपचिपे चावल के केक, टोफू और लॉन्ग टेबल बैंक्वेट टूरिस्ट को खूब पसंद आ रहे हैं। ये गांव दिखाता है कि कैसे लोक कला और कृषि को मिलाकर ग्रामीण पर्यटन नई दिशा दे सकता है। पश्चिमोत्तर चीन के शांशी प्रांत में स्थित हुआंग पाई युएन नेचर रिजर्व में 2 जंगली जायंट पांडा कैमरों में कैद हुए हैं। दिन के एक वीडियो में वयस्क पांडा बांस के जंगल में आराम से चलता नजर आया और दूसरे वीडियो में एक दूसरा पांडा गड्ढे में फिसलकर गिर पड़ा, लेकिन तुरंत झट से उठकर बाहर आ गया। ये तस्वीरें बताती हैं कि इस इलाके में पांडा की आबादी अभी भी सुरक्षित है। रिजर्व में तकीन, काला भालू और गोल्डन फिजेंट जैसे कई दुर्लभ जीव भी कैमरे में कैद हुए हैं। पर्यावरणविदों के लिए ये खबर बड़ी राहत है, क्योंकि ये प्राकृतिक संतुलन के मजबूत बने रहने की निशानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में अब सिर्फ €1 प्रतिदिन वाला ट्रैवल पास बंद कर दिया गया है। शहर के बजट पर बढ़ते दबाव की वजह से सालाना पास की कीमत बढ़ाकर €1.26 प्रतिदिन कर दी गई है। इस पास ने पिछले 13 सालों में शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहद लोकप्रिय बना दिया था। हालांकि अब यह बदलाव कुछ नागरिकों को निराश कर रहा है। शहर के अधिकारियों का कहना है कि यह कदम जरूरी था ताकि वियना अपनी सेवाएं बनाए रख सके। वियना 5 बार दुनिया का सबसे रहने लायक शहर रह चुका है, लेकिन बढ़ी हुई कीमतें उसकी इस रैंकिंग को प्रभावित कर सकती है। रोम में बन रही नई मेट्रो लाइन सी खुद इतिहास का हिस्सा बन गई है। यहाँ इंजीनियर और पुरातत्वविद मिलकर म्यूजियम स्टेशन बना रहे हैं, जहाँ यात्री सफर करते करते 2800 साल पुराने रोम की झलक देख सकते हैं। पियाजा वेनेजिया स्टेशन की खुदाई 85 मीटर गहराई तक जा चुकी है, जहाँ रोमन साम्राज्य के दौर के मकान, दुकानें और पुराने वर्कशॉप मिले हैं। इससे पहले सैन जोवानी स्टेशन में भी पहली शताब्दी की फार्म की झलक प्रदर्शित की जा चुकी है। ये प्रोजेक्ट 2035 तक पूरा होगा और करीब $8 अरब की लागत आएगी। विशेषज्ञों के मुताबिक हर स्टेशन अब एक टाइम मशीन की तरह होगा, जहां इतिहास और तकनीक एक साथ चलेंगे। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। जब भी चीन की अर्थव्यवस्था की बात होती है, ज्यादातर लोग टेक्नोलॉजी, फैक्ट्रियों और बड़े शहरों को याद करते हैं। लेकिन पिछले 10-12 साल में चीन ने एक ऐसे खेल सेक्टर में जोरदार निवेश किया जिसे पहले केवल अमीर लोगों का शौक माना जाता था, और वह है विंटर स्पोर्ट्स। आज यही बर्फ वाला खेल सेक्टर
चीन की अर्थव्यवस्था में एक नए सफेद सोने की तरह चमक रहा है। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह अपनी विंटर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री या आइस एंड स्नो इकोनॉमी को खड़ा किया है, वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। आइए आज की न्यूज स्टोरी में हम जानेंगे कि कैसे चीन ने बर्फ को सोने में बदल दिया है और कैसे महज 2 दशकों में वह विंटर स्पोर्ट्स की दुनिया का नया सुपर पावर बनकर उभरा है। ये कहानी 2015 में शुरू होती है जब बीजिंग को 2022 विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी मिली। उसी समय चीन ने तय किया कि वह सिर्फ ओलंपिक्स करवाकर नहीं रुकेगा। सरकार ने योजना बनाई कि देश की बड़ी आबादी को इन खेलों से जोड़ा जाए। मजेदार बात यह है कि उस दौर में चीन में विंटर स्पोर्ट्स की कोई बड़ी परंपरा नहीं थी। लोग स्कीइंग को दूर से देखते थे पर करते नहीं थे, लेकिन बदलाव बहुत तेज आया। 2016 में पहली बार जब इस इंडस्ट्री की कीमत निकाली गई तो ये करीब 35 अरब युआन थी। ये रकम उस समय छोटी लगती थी, लेकिन देखते ही देखते ये बढ़कर 2024 में 108 अरब युआन हो गई। 2025 की शुरुआत तक ये करीब 970 अरब युआन तक पहुंच चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2025 के अंत तक ये 1 ट्रिलियन युआन को पार कर गई है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि चीन में लोगों की लाइफस्टाइल कितनी तेजी से बदल रही है। बीजिंग ओलंपिक इस इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। ओलंपिक के दौरान और बाद में चीन के लोगों में विंटर स्पोर्ट्स के प्रति जबरदस्त उत्साह देखा गया। आधिकारिक रिपोर्टों के मुताबिक ओलंपिक्स के बाद 30 करोड़ से ज्यादा चीनी लोग किसी न किसी तरह विंटर स्पोर्ट्स में शामिल हो गए। ये संख्या कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। चीन की सफलता के पीछे एक बड़ा कारण उनका बनाया हुआ विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज चीन के पास दुनिया में सबसे ज्यादा स्की रिजॉर्ट्स हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में 719 स्की रिजॉर्ट्स हैं। ओलंपिक्स की तैयारी के दौरान और बाद में देश भर में 2847 विंटर स्पोर्ट्स सेंटर बनाए गए, जिनमें आइस रिंक, स्की रिजॉर्ट, ट्रेनिंग सेंटर और इंडोर सुविधाएं शामिल हैं। चीन की इस यात्रा का सबसे दिलचस्प हिस्सा है इंडोर स्कीइंग का बढ़ना। सोचिए, आप किसी ऐसे शहर में हैं जहां बाहर बहुत गर्मी है, लेकिन बस एक बिल्डिंग में घुसते ही आप माइनस तापमान में स्कीइंग कर रहे हैं। चीन ने ये सपना सच कर दिया है। दुनिया के 10 सबसे बड़े इंडोर स्की सेंटरों में से 7 चीन में हैं, जैसे शंघाई का एल+ स्नो और हार्पिन का बोन्स्की। ये दोनों मिलकर 65,000 वर्ग मीटर से ज्यादा बड़े हैं और यहाँ पूरे साल बर्फ रहती है। शनचेन में एक और दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर स्की रिजॉर्ट बनाया जा रहा है। इस वजह से दक्षिण चीन के वो लोग जिन्होंने पहले कभी असली बर्फ नहीं देखी थी, अब बेहतरीन स्कीयर बन रहे हैं। चीन की इस आइस एंड स्नो इकोनॉमी का जीता जागता सबूत है हार्पिन शहर। पूर्वोत्तर चीन में स्थित ये शहर आज विंटर टूरिज्म की ग्लोबल कैपिटल बनने की राह पर है। पिछली सर्दियों में हार्पिन ने 8.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों का स्वागत किया। ये संख्या कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। इन पर्यटकों ने शहर की अर्थव्यवस्था में अरबों युआन का योगदान दिया। हार्पिन का आइस एंड स्नो फेस्टिवल अब दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है, जहां बर्फ से बनी विशाल इमारतों और मूर्तियों को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। हार्पिन की सफलता ने ये साबित कर दिया है कि बर्फ केवल जमा हुआ पानी नहीं है, बल्कि अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये रोजगार और पर्यटन का एक अटूट स्रोत बन सकता है। यहाँ की चहल पहल देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यह वही इलाका है जो कभी भयंकर ठंड की वजह से वीरान रहता था। चीन की विंटर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो एक शुरुआत है। जो सपना चीन ने 2015 में देखा था, वह आज करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बन चुका है। बड़ा बाजार, बड़ी सुविधाएं और जनता का जोश, ये सब मिलकर चीन को विंटर स्पोर्ट्स का नया लीडर बना रहा है। 2024 में चीन की स्टेट काउंसिल ने एक नई योजना जारी की, जिसका लक्ष्य है कि 2030 तक इस सेक्टर की कीमत 1.5 ट्रिलियन युआन तक पहुंच जाए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने विंटर स्पोर्ट्स को सोने का पहाड़ कहा है, और सच कहें तो ये बात गलत भी नहीं लगती। चीन ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और जिस तरह ये खेल आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं, वे किसी सोने की खान से कम नहीं। भविष्य में जब चीन 2030 तक अपने 1.5 ट्रिलियन युआन के लक्ष्य को हासिल कर लेगा, तो विंटर स्पोर्ट्स आने वाली पीढ़ियों के लिए केवल एक खेल नहीं, बल्कि एक पूरी जीवन शैली बन जाएगी। ये विंटर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की सच्ची सफल कहानी होगी। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज फोकस।
अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।